मेरा जेठ एक नई लड़की अपने कमरे में लेकर जाता। जब मैं पूछती तो कहने लगता अपनी मर्जी से आई है। ऐसा करते करते 10 से 15 लड़कियां कमरे में ले जा चुका था। आखिर मेरा जेठ लड़कियों को कमरे में क्यों लेकर जाता था और वह लड़की कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलती थी। एक दिन मैंने जेठ के कमरे में छुपकर बैठ गई। फिर मेरा जेठ उस लड़की के साथ जो किया उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। क्योंकि लड़की, दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। जब से मेरी पढ़ाई पूरी हुई थी तो मेरे घर वालों को मेरी शादी करवाने की बहुत जल्दी थी। मगर मैं घर वालों को हमेशा ही मना कर दिया करती थी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं मोहित को पसंद करती थी। और यह बात घर वालों को बताने से बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे पापा और भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। और मुझे पता था कि जब पापा और भाई को पता चल जाएगा कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ तो वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे, मुझ पर बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाएंगे और मेरा घर से निकलना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। मोहित से मेरी पहली मुलाकात मेरी फ्रेंड के घर पर हुई थी, क्योंकि मोहित मेरी दोस्त का ही भाई था। मेरी सहेली का नाम था तनु। हम दोनों एक ही साथ पढ़ते थे। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तनु मुझे बिल्कुल अपनी बहनों की तरह ही मानती थी और वह भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तनु की कोई बहन नहीं थी। वह हमेशा यही कहती थी कि अनीता, जब से तुम मुझे मिली हो तब से बहन की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी कि तनु को कभी भी बहन की कमी महसूस ना हो और मैं उसको अपनी सगी बहनों से के जैसा ही समझती थी। हमारी पढ़ाई जब से पूरी हुई थी तो कभी तनु मेरे घर पर आ जाती थी मुझसे मिलने के लिए, और कभी मैं उसके घर पर चली जाती थी उससे मिलने के लिए। जब तनु मेरे घर पर आती थी तब मोहित उसे लेने के लिए मेरे घर पर आ जाया करता था और इस तरह से हम एक दूसरे को हमने देख लिया था। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। काफ़ी समय तक तो हमने एक दूसरे को बस फ़ोन पर ही बात की थी। पर फिर जब मेरी शादी की बात हुई तो फिर मोहित ने मुझे साफ कह दिया कि मैं कभी भी तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपना रिश्ता भिजवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं मोहित को यही समझाती रहती कि जब तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम रिश्ता मत भेजना, क्योंकि मेरे पापा और भाई मेरी शादी कभी भी किसी बेरोजगार लड़के के साथ नहीं करवाएंगे और इस रिश्ते को भी मना कर देंगे। तुम पहले कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, फिर यहाँ पर आ जाना, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी कोई शक हो गया तो वह मुझे मार डालेंगे। एक दिन मैं तनु के घर गई तो मुझे वहाँ पर 4-5 औरतें नजर आईं। जब मैं उन तनु से पूछा कि ये औरतें कौन हैं और यहाँ पर क्यों आई हैं, तब उसने मुझे बताया कि मेरा एक भाई, जो कि मोहित से बड़े भाई हैं, वह हकीम हैं और लोगों का इलाज करते हैं। तनु ने मुझे बताया कि मेरे भाई को मरीजों से जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं उन्हीं से हमारा घर चलता है और उसी से हमारा गुजारा भी होता है। तनु ने मुझे बताया कि मेरे भाई खासकर औरतों का इलाज करते हैं जिनकी कोई औलाद नहीं होती। तनु की यह बात सुनने के बाद मुझे ध्यान आया कि हमारे मोहल्ले में भी कुछ ऐसी औरतें हैं जिनकी संतान नहीं है। वह काफ़ी इलाज करवा चुकी हैं। क्यों ना मैं उन औरतों को तनु के भाई के बारे में बताऊं। हो सकता है कि उनको यहाँ से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए और उनकी संतान हो जाए। इस तरह से उन औरतों का भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा और फिर थोड़ा फ़ायदा तनु के भाई का भी हो जाएगा। मैं अपने घर चली गई और आकर मम्मी को यह बात बताई। मम्मी हमारे मोहल्ले में कभी कभी औरतों के घर पर जाया करती थी और काफ़ी औरतें भी हमारे घर पर आती जाती रहती थी, क्योंकि मेरी मम्मी कपड़ों की सिलाई का काम किया करती थी और काफ़ी औरतें मेरी मम्मी से कपड़ों पर सिलाई करवाती थीं। जब मम्मी उनके कपड़े तैयार कर देती थीं तो कभी कभी उनके घर देने के लिए भी चली जाती थीं। इसी वजह से मम्मी का काफ़ी औरतों से मिलना जुलना लगा रहता था। मम्मी ने काफ़ी औरतों को
तनु के भाई के बारे में बताया था कि वहाँ जाकर तुम लोग इलाज करवाओ। उनके पास बहुत सारी औरतें आती हैं इलाज करवाने के लिए। मम्मी की तो बस कहने की देर थी। औरतों को तो डॉक्टरों से ज़्यादा हकीमों और वैद्यों पर यकीन होता है। और औरतों ने तनु के भाई का पता पूछा। मम्मी ने उन औरतों को पता बता दिया। फिर कुछ दिनों के बाद हम उस मोहल्ले से जाना पड़ा, क्योंकि भाई जहाँ पर काम किया करते थे उन्होंने वहीं पर घर ले लिया था, और यह वाला घर उनकी दुकान से बहुत ज़्यादा दूर था, तो आने जाने में उन्हें बहुत परेशानी होती थी। इसी वजह से पापा ने यह सोच लिया था कि हम यहाँ पर नहीं नहीं रहेंगे, हम वहीं जाकर रहेंगे। हमारे हालात ज़्यादा ठीक नहीं थे। यह घर भी भाई ने लोन पर लिया था। हमें नए घर में आए हुए 5 महीने गुजर गए थे, और तनु से मैं उन 5 महीनों में एक बार भी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि पापा घर से निकलने की परमिशन ही बहुत कम दिया करते थे। मोहित से फ़ोन पर मेरी बात अक्सर हो जाया करती थी। मोहित को जब नौकरी मिल गई थी तब वह हमारे घर रिश्ता लेकर आया। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी, जिसके लिए मैंने हमेशा से सपना देखा हुआ था। मोहित की नौकरी लग गई थी, इसलिए पापा ने भी रिश्ते को मना नहीं किया, और पापा ने मोहित को 4 महीने के अंदर शादी करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि मेरे पापा हम सबकी जिम्मेदारी से जल्दी ही फ्री होना चाहते थे, और वह चाहते थे कि जल्द से जल्द मैं अपने बच्चों की शादी कर दूं और फिर सुकून से केदारनाथ के दर्शन के लिए निकल जाऊं। इसीलिए दोनों घरों में जल्दी जल्दी शादी की तैयारियां हो गई, और फिर बहुत ही अच्छा तरीके से मेरी शादी भी हो गई। मेरी शादी की सबसे ज़्यादा खुशी मेरी सहेली तनु को हुई थी, क्योंकि अब मैं उसकी भाभी बनने जा रही थी, उसके साथ रहने के लिए जा रही थी। मेरी शादी के बाद तनु और मैं हर समय साथ ही रहते थे, क्योंकि मोहित सुबह को ऑफिस चले जाते थे और शाम को 8 बजे ही घर वापस आते थे। मैं सारा दिन मोहित के बिना गुजारती थी, लेकिन तनु के होते हुए मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती थी। तनु और मैं घर का सारा काम एक साथ किया करते थे। हमारे घर में जो कोई भी औरतें आई थीं, वह यह बिल्कुल भी नहीं समझ समझ पाती थीं कि हम नंद और भाभी हैं। वह सब हमें बहनें समझती थीं। मेरी सास को तो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। वह मुझे और तनु को हमेशा यही कहती थी कि हमेशा ऐसे ही रहना तुम दोनों को एक साथ इस तरह हंसता हुआ और खुश देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मेरी सास मुझसे कहती थी कि अनीता, तुम बहू कम बेटी ज़्यादा लगती हो। मेरी सास खुद भी बहुत अच्छी सीधी सादी औरत थी। वह मेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार करती थी, इसलिए हमारे घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहता था। मेरी सास ने एक दिन मुझसे कहा कि बहू, अब मैं दादी बनना चाहती हूँ। अब तुम्हें मुझे एक पोता या पोती देनी होगी। मेरा अभी बच्चा पैदा करने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन सास की बात मानने के लिए सोच रही थी। मेरा इरादा इसलिए नहीं था क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं वह घर किराए का था। इसलिए मेरे पति मोहित ने मुझसे कहा था कि जब तक हम अपना घर नहीं खरीद लेंगे तब तक हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे के आने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और फिर इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। मोहित का कहना था कि हम अपने बच्चों के लिए कम से कम एक घर तो खरीद लें, फिर बच्चे पैदा करेंगे। उनके बाद मुझे भी ठीक लगने लगी थी, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी थी। लेकिन अब जब सास ने यह बात कही कि वह दादी बनना चाहती है, तो फिर मैं दोबारा मोहित से बात की, और मोहित ने जो खबर मुझे उस समय सुनाई, वह खबर सुनने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मोहित ने मुझसे कहा कि मोहित जिस जगह काम करते हैं और लोगों ने मोहित को नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए फ़िलहाल बच्चा पैदा करने के बारे में सोचो ही मत। मोहित की नौकरी
चले जाने पर तो हम दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि मोहित की सैलरी से और मेरे जेठ की कमाई से ही घर का खर्चा चलता था। और अब हमारी जिम्मेदारी भी हमारे जेठ पर आ गई थी। मेरी जेठानी की शादी के 6 महीने बाद ही उनकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तब से मेरे जेठ ने दूसरी शादी नहीं की थी। मेरे जेठ काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी हमें खुद पर बोझ नहीं समझा था। मेरे जेठ की पहले तो एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन अब उन्होंने घर में ही एक छोटा सा अस्पताल बना लिया था, जहाँ पर वह औरतों का इलाज किया करते थे। काफ़ी औरतें उनके पास इलाज करवाने के लिए आती थीं, और मेरे जेठ दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे। मेरे जेठ की कमाई के पैसों से हमने अपना एक घर खरीद लिया था, और मेरी सास ने तनु की शादी के लिए भी काफ़ी सारे जेवर भी बनवाए थे। मेरी सास ने जब एक बार फिर से मुझसे कहा कि तुम्हें अब एक बच्चा पैदा कर लेना चाहिए, तो मैं अपनी सास को मोहित की कही हुई बात बता दी कि वह चाहते हैं जब तक मुझे नौकरी ना मिल जाती और मैं अपना खुद का घर नहीं खरीद लेता, तब तक हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। तो मेरी सास मुझसे कहने लगी कि यह घर भी तो आप लोगों का ही है। तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि यह घर तुम्हारा नहीं है? इसलिए तुम अपने दिमाग से यह बात निकाल दो और एक बच्चा पैदा कर ही लो। तो मैं भी अपनी सास से बोल दी कि मम्मी, जेठ जी से तो काफ़ी औरतें इलाज करवाने के लिए आती ही हैं, क्योंकि जिनकी संतान नहीं होती है वह तो उन्हें औरतों का इलाज करते ही हैं। आप भी उनसे कह दो कि मुझे भी कोई दवाई दे दें, जिससे कि मैं जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाऊं। मम्मी ने जब मेरे जेठ जी से यह बात बोली, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं भाभी का इलाज नहीं करूंगा। मुझे उनकी यह बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। मुझे यही लगा कि शायद हम उनके घर में रहते हैं, इसलिए वह ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी कोई संतान ना हो। मम्मी ने मेरे जेठ जी को काफ़ी बार बोला, मगर मेरे जेठ जी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थे। इस बात पर मुझे कुछ कुछ शक होने लगा, और मैं आने जाने वाली औरतों से पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि हमारे घर में कमरा बना हुआ था जहाँ पर मेरी जेठ औरतों के इलाज करते थे, और उस कमरे में जाने को किसी को भी परमिशन नहीं होती थी। मैं जब भी किसी औरत से पूछी कि क्या आपको मेरे जेठ जी के इलाज से फ़ायदा हुआ है, तो हर आने वाली औरत यही कहती कि मैं तो पहली बार आई हूँ और यही उम्मीद लेकर आई हूँ कि आपके जेठ के इलाज से भगवान हमारी खाली झोली में संतान डाल दे। पर जो कोई भी औरत उस कमरे में जाती थी, फिर वह वापस बाहर नहीं आती थी। पहले तो मैं इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि औरतें कमरे से बाहर निकलती हैं या नहीं, लेकिन फिर जब एक दिन मैंने नोटिस किया, तो पूरा दिन गुजर गया, कोई भी औरत कमरे से बाहर ही नहीं आई, और ना ही मेरे जेठ कमरे से बाहर आए। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि आखिर मेरे जेठ ऐसा कौन सा इलाज करते हैं औरतों का, जो उन्हें वापस कमरे से बाहर नहीं निकलने देते। मैंने अपनी सास से भी इस बारे में बात की, पर उन्होंने मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और मुझे बस यही कहकर टाल दिया कि इलाज करवाने आई है, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, क्योंकि काफ़ी भीड़ लगी रहती है, और लोगों को टाइम देने में मेरे बेटों को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। उसे तो अपने खाने पीने तक की परवाह नहीं होती। मैं अपनी सास के साथ इस बारे में और ज़्यादा जिद नहीं की, क्योंकि मैं उन्हें यह क्लियर नहीं बता सकती थी कि मुझे उनके बेटे पर शक हो रहा है। यह बाद में उन्हें कैसे कह सकती थी, इसलिए मैंने सोचा खुद ही इस बात का पता लगाऊं, क्योंकि मैं अपनी शक को दूर करना चाहती थी। एक दिन सुबह को अपने जेठ के कमरे में जाने से पहले ही उनके कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई, जहाँ पर वह औरतों का इलाज करते थे। चार पांच औरतों तो
जब मैं वहाँ पहुँची थी तभी इलाज करवाने आई और मेरे जेठ से दवाई लेने लगी। मेरे जेठ उन्हें दवाई देते हुए उनसे काफ़ी सारे पैसे मांग रहे थे। वह औरत जब कह रही थी, इस बार थोड़े से पैसे ले लीजिए, जब आपकी दवा से हम गर्भवती हो जाएंगे तो आपको बहुत सारे पैसे देंगे और आपको खुश कर देंगे। लेकिन मेरे जेठ जी उनको इस बात से इलाज करने पर मना कर दे रहे थे और कह रहे थे कि मैं आप लोगों का इलाज बिल्कुल भी नहीं करूँगा जब तक आप मुझे मेरी मुंह मांगी रकम नहीं देंगे। मुझे अपनी जेठ की यह बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी और मैंने ये सोच लिया था कि इस तरह यह करके इतनी जल्दी इतने अमीर बन गए हैं और अपना घर और गाड़ी खरीद ली है। फिर मैंने सोचा शायद मेरे जेठ के इलाज में इतना ज़्यादा असर है, इसीलिए तो यह औरत इतने बहुत पैसे देकर जाती हैं, वरना तो कोई क्यों इतने पैसे किसी को देता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरत हुई जब मैंने देखा कि मेरे जेठ उस कमरे में एक और पीछा दरवाज़ा बना रखा हुआ है। वह औरतें जो दरवाजे से आई थी, मेरे जेठ उसी दरवाजे से उनको वापस जाने नहीं देते थे और उनको पीछे के दरवाजे से जाने के लिए बोलते थे। मुझे यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मेरे जेठ वहाँ पर बैठे थे और अब मुझे उस कमरे से निकलने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि मैं चुप कर बैठी हुई थी और जब तक मेरे जेठ वहाँ से चले नहीं जाते तब तक मैं उस कमरे से निकल नहीं पाती। जब मैं वहाँ पर बैठी थी तब वहाँ पर एक औरत और आई और मेरे जेठ के साथ झगड़ने लगी। वह मुझे जानी पहचानी लग रही थी। जब मैंने ध्यान दिया और सोचने लगी कि यह तो वही औरत है जिस औरत को मैंने अपनी शादी से पहले अपने जेठ के बारे में बताया था, जो वहाँ पर ही रहती थी जहाँ पर हम पहले रहा करते थे। वह औरत मेरे जेठ से कहने लगी कि तुमने जितने भी पैसे मांगे मैंने हर बार तुम्हें उतने पैसे दिए, मगर तुम्हारे इलाज से मुझे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने तो अपना घर भी बेच दिया और अपना पैसा, अपना जेवर सब कुछ तुम्हें दे दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब बताओ कि मुझे संतान कब होगी। मेरे जेठ तो उस औरत को डांट कर अपने कमरे से निकाल रहे थे। वह औरत जेठ जी को धमकियां दे रही थी कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी, तुम्हें बदनाम कर दूंगी। वह औरत बहुत ज़्यादा रो रही थी। वह कह रही थी कि मेरे पति मुझे अब घर से निकाल रहे हैं, वह मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं। मैंने उन्हें पक्का यकीन दिलाया था कि इस हकीम की दवाई से मुझे ज़रूर संतान हो जाएगी। वह औरत उस वक्त कह रही थी कि मुझे तो पूनम दीदी का कहना मानना ही नहीं चाहिए था और ना ही आपके पास आना चाहिए था। पूनम मेरी मम्मी का नाम था और मेरी मम्मी ने ही उस औरत को हकीम के बारे में बताया था और मम्मी को मैंने बताया था। सारा कसूर मेरा था। मैंने बिना जान ही इतनी औरतों को अपने जेठ के बारे में बताया था और मैं उस समय जहाँ पर छुपी बैठी थी वहाँ से निकल कर बाहर आ गई। मुझे देखकर तो मेरे जेठ बहुत ज़्यादा चौंक गए क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं यहाँ पर भी हो सकती हूँ। जिस तरह से वह औरत से बात कर रहे थे, मुझे देखकर तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होने लगे। मुझसे कहने लगे कि यहाँ पर आने वाल भाभी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो। वह औरत जो उस समय मेरे जेठ के पास खड़ी थी, वो मेरे जेठ को कह रही थी कि मेरा सारा पैसा मुझे वापस कर दो। उस औरत ने मुझे पहचान लिया। मुझसे कहने लगी, अनीता, यह तुम्हारा जेठ है, यह तो ढोंगी है, यह कोई हकीम नहीं है। यह औरत से पैसे लूटता है और यह दवाई देने से पहले ही औरतों से काफ़ी पैसे मांगता है। और कुछ कह रही थी कि शालिनी, मैं तो तुम्हारे कहने पर इस हकीम के पास आई थी, इसकी बातों में आ गई, मैंने अपना घर तक बेच दिया। अब मेरे पति मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं। बताओ मैं कहाँ जाऊँ। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों तुमने मुझे यहाँ भेजा था। अब बताओ मैं क्या करूँ। वो औरत बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था क्योंकि वह कह रही थी कि मेरे पति मुझे डाइवोर्स दे देंगे जब तक मैं उसके पैसे वापस ना कर दूं। मेरा घर उजड़ जाएगा। मेरे जेठ तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे थे। वह उस औरत से कह रहे थे कि तुम यह बात किसी को भी मत बताना, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मैं अपने जेठ से इस समय कहा कि आप इस औरत के पैसे तो लौटा देंगे और बाकी सारी औरतों से जितने पैसे आपने लूटे हैं
वह कौन वापस करेगा। मेरे जेठ मुझसे कह रहे थे कि भाभी, आपको और औरतों की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी अपने पैसे वापस लेने के लिए नहीं आएगी। मैंने अपने जेठ से कहा कि आपको पता भी है यह कितना बड़ा पाप है। अगर आप हकीम नहीं थे तो आपने लोगों को क्यों कहा था कि मैं आपका इलाज करूंगा और मेरे इलाज से आप गर्भवती हो जाओगी। झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है और आप झूठ से कमाए हुए पैसों से हम सबको खिला रहे हैं। यह सारी कमाई तो हराम की थी, मतलब हम इतने सारे दिनों तक गलत काम के पैसे खाते आ रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि मैं आपके कमाए हुए पैसों से अपना पेट भर रही थी। मेरे जेठ को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उनके सामने बोलना बेकार समझा और उनके कमरे से चली गई। मेरे जेठ के पास जितने पैसे उस समय थे उन्होंने उस औरत को दे दिए और बाकी पैसे बाद में देने के लिए बोल दिया। मैंने अपने पति से बात कही थी और उनको अपने जेठ के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे कह दिया कि मुझे आप इस घर में एक दिन और नहीं रहना, ना ही अपने जेठ के कमाए हुए पैसों से कुछ भी खाना पीना है। मेरे पति ने अपने भाई से इस बारे में बात की तो उनके भाई ने साफ साफ कह दिया कि अगर आपको इस घर में नहीं रहना तो यहाँ से चले जाइए। बाकी आप लोगों को मेरे बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं। मेरे पति और मैं उस घर से चले गए और मैं अपने पति को लेकर अपने मायके चली गई। हम दोनों वहाँ पर रहने लगे। मैंने अपने घर वालों से बोल दिया था कि मेरे पति को यहीं पर नौकरी मिली है, इसलिए हम कुछ दिन के लिए आपके घर में रहने के लिए आए हैं। जब तक हम अपने लिए कोई घर नहीं देख लेते, मैं वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया था और हम अपना खाना पीना खुद ही बना लेते थे। मेरे पति के इतने सारे कोशिश करने के बाद भी उन्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, जिसकी सैलरी काफ़ी अच्छी थी। कुछ ही महीने में हमने अपना घर अलग अलग ले लिया, क्योंकि मैं अपने पति की सारी सैलरी जोड़ती थी और अपने ट्यूशन के पैसों से ही गुजारा करती थी। मेरे पति मुझसे कहते थे कि यह सब कुछ तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो हम कभी भी अपना घर नहीं खरीद पाते। घर खरीदने के बाद मैंने अपना इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवाया था, जिसके इलाज के बाद 3 महीने में मैं गर्भवती हो गई थी और इस बात मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी हुई थी। मैं मिठाई लेकर अपनी सास के पास भी गई। उनको भी खबर सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। मैंने अपनी सास को अपने साथ रहने के लिए भी बोला, लेकिन वह कहती थी कि तनु अभी कंवारी है और मेरे बड़े बेटे की दुल्हन नहीं है। वह अकेला कैसे रहेगा। जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाती मैं यहीं पर रहूँगी। जब शादी हो जाएगी तो तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तो कभी यहाँ पर आ जाया करूँगी। मुझे जब 7वां महीना शुरू हुआ तो तनु और मेरी सास हमारे घर पर आ गए। मेरी सास को देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होने लगी। मेरी सास उस समय पहली बार हमारे घर पर आई थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। मैं जब उनसे उनकी परेशानी की वजह मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बड़े बेटे का कारोबार अब बिल्कुल बंद होने लगा है और हमारे घर में तो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। यह खबर सुनने के बाद मैं समझ गई कि उनके झूठे हकीम होने की खबर शायद सबको हो गई है और मुझे इस बात से काफ़ी खुशी मिली। अब काफ़ी गरीब लोग लुटने से बच जाएंगे, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि मेरे जेठ गरीब लोगों को उनको अपनी बातों में फंसा कर पैसे ना ले। मेरी सास और मेरी नंद अब हमारे साथ ही रहने लगी थी, लेकिन मेरे जेठ मेरे घर पर एक बार भी नहीं आए। मेरे पति को कुछ लोगों से पता चला कि मेरे जेठ अपना घर बेच रहे हैं। जब मेरे पति ने अपने भाई से जाकर पूछा कि तुम अपना घर क्यों बेच रहे हो, तो मेरे जेठ बहुत ज़्यादा रोने लगे और कहने लगे कि मैंने आज तक जितने लोगों से पैसे लिए हैं, अब बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पैसे वापस लेने के लिए आ रहे हैं। मेरे पास तो अब कुछ बचा भी नहीं है
कि मैं उनको वापस दे सकूं। मेरे जेठ अपने भाई से बोल रहे थे कि मैं अब तो मुझे पुलिस पकड़कर ले जाएगी, मुझे बचा लो, मैं अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मुझे लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए था। मेरे जेठ बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि काफ़ी लोगों ने उन्हें इस बात की धमकी दी थी कि वह पुलिस में जाकर उनके खिलाफ रिपोर्ट करवाएंगे कि उन्होंने लोगों से झूठ बोलकर पैसे लूटे हैं। मेरे पति ने अपने भाई का मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया था। मेरे पति ने अपने भाई को बोला था कि तुम घर मत भेजो, मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा और धीरे धीरे तुम पर जितना भी कर्ज होगा मैं सब चुका दूंगा। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं था क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा थे जो कि घर बेचकर ही चुका जा सकते थे। मेरे जेठ ने अपना घर बेच दिया, काफ़ी लोगों को उनके पैसे भी वापस कर दिए, जबकि बहुत सारे लोगों से उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। मेरे पति अपने भाई को लेकर अपने घर पर आ गए और मेरे जेठ अपनी नज़रों में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे थे क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बहस भी की थी। मुझसे कहा था कि आपको मेरे मामले में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने अपने जेठ को हिम्मत करने के लिए बोला और कहा कि अच्छी कमाई में बहुत ज़्यादा सुकून होता है, चाहे वह थोड़ी सी ही क्यों ना हो, तब भी अच्छे से गुजारा हो जाता है और उनको वापस करने की फ़िक्र भी नहीं रहती है। आज आपकी जितनी बदनामी हो रही है, अगर आप यह कदम ना उठाते और झूठ बोलकर पैसे ना कमाते, तो शायद आपकी थोड़ी बहुत इज़्ज़त रह जाती। मेरे जेठ बहुत ज़्यादा पछता रहे थे, शर्मसार हो रहे थे। आप सब लोग हमारे घर में रहने लगे थे। मेरे पति जी जिस कंपनी में काम करते थे, वहीं पर उन्होंने अपने भाई को भी नौकरी दिलवा दी और बाकी जितने लोगों के पैसे रह गए थे, धीरे-धीरे करके सबके पैसे वापस कर दिए। अब मेरे जेठ के पास किसी भी औरत के पैसे बाकी नहीं थे। दोनों भाइयों ने मिलकर बहुत ही अच्छी तरीके से बहन की शादी की और भाई होने का फ़र्ज़ निभाया। तनु की शादी की खुशी मुझे बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन मुझे इस बात का दुख भी हुआ था क्योंकि वह मुझसे दूर जा रही थी। तनु की शादी वाले दिन हम दोनों सहेलियां गले लगकर बहुत ज़्यादा रोए थे। मेरे पति और मेरे जेठ अब दोनों ही नौकरी करते थे और अब हमारा घर बहुत ही अच्छे से चलता था। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि दोनों भाई एक साथ रहते हैं। पर मेरी सास को बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती थी कि अब मेरे बेटे से कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि वह तो इतना ज़्यादा बदनाम हो चुका है, कोई उसे अपनी बेटी देना पसंद नहीं करेगा। मैं अपनी सास की यह परेशानी भी ख़त्म कर दी और अपनी मम्मी के दोस्त से उनकी बेटी का रिश्ता अपने जेठ के लिए मांगा क्योंकि मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश थी और अपने मायके में भी कभी भी अपने ससुराल की कोई भी शिकायत नहीं करती थी। इसलिए मेरी मम्मी के दोस्त को रिश्ता देने में कोई भी ऐतराज़ नहीं हुआ और फिर मैं उसकी शादी अपने जेठ जी से करवा दी। अब हम दोनों देवरानी जेठानी साथ में रहते थे और दिलो जान से अपनी सास की खिदमत करते थे। हमारी सास हमें बदले में बहुत दुआएं देती थी और हमसे कहती थी कि तुम दोनों मेरी बहुएं नहीं हो, मेरी बेटियां हो। और फिर हम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नए चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपको राइट साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी स्टोरीज सबसे पहले आपके चैनल पर मिलें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, आबाद रहिए।